नमस्ते बच्चों। हम पढ़ रहे हैं सांवले सपनों की याद, जो कि जाबिर हुसैन द्वारा लिखा गया है। प्रस्तुत पाठ जून 1987 में प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सालिम अली की मृत्यु के तुरंत बाद डायरी शैली में लिखा गया संस्मरण है। सालिम अली की मृत्यु से उत्पन्न दुख और अवसाद को लेखक ने सांवले सपनों की याद के रूप में व्यक्त किया है। सालिम अली का स्मरण करते हुए लेखक ने उनका व्यक्ति चित्र प्रस्तुत किया है और इस व्यक्ति चित्र के माध्यम से सालिम अली के व्यक्तित्व की विशेषताओं का उल्लेख किया है। इस पाठ में सालिम अली के जीवन की अनेक घटनाओं को स्पर्श करते हुए यह बताया गया है कि किस विशेष घटना ने सालिम अली को पक्षी प्रेमी बना दिया। वास्तव में सालिम अली के माध्यम से पर्यावरण के संरक्षण की को रेखांकित करना ही पाठ का मूल उद्देश्य है। शुरू करते हैं। सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले सपनों का एक हुजूम मौत की खामोशवादी की ओर अग्रसर है। कोई रोक टोक सके कहाँ संभव है। इस हुजूम में आगे आगे चल रहे हैं सालिम अली, अपने कंधों पर सैलानियों की तरह अपने अंतहीन सफर का बोझ उठाए। लेकिन यह सफर पिछले तमाम सफरों से भिन्न है। भीड़ भाड़ की जिंदगी और तनाव के माहौल से सालिम अली का यह आखिरी पलायन है। अब वो उस वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं जो जिंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा हो। कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह वन पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा। अर्थात सालिम अली की मृत्यु हो गई थी और उनकी अंतिम यात्रा चल रही थी। मुझे नहीं लगता कि कोई इस सोए हुए पक्षी को जगाना चाहेगा। वर्षों पूर्व खुद सालिम अली ने कहा, लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं। यह उनकी भूल है। ठीक उसी तरह जैसे जंगलों और पहाड़ों, झरनों और आबशारों को वो प्रकृति की नज़र से नहीं, आदमी की नज़र से देखने को उत्सुक रहते हैं। भला कोई आदमी अपने कानों से पक्षियों की आवाज़ का मधुर संगीत सुनकर अपने भीतर रोमांच का श्रोता महसूस कर सकता है। एहसास की ऐसी उबड़ खाबड़ जमीन पर जन्मे मिथक का नाम है सालिम अली। पता नहीं इतिहास में कब वृंदावन में रासलीला रची थी और शोक गोपियों को अपनी शरारतों का निशाना बनाया था। कब माखन भरे भांडे फोड़े थे, दूध छाली से अपने मुंह भरे थे। कब वाटिका में छोटे छोटे किंतु घने पेड़ों की छांव में विश्राम किया था। कब दिल की धड़कनों को एकदम से तेज करने वाले अंदाज में श्री कृष्ण ने बंसी बजाई थी। पता नहीं वृंदावन कब की पूरी दुनिया संगीतमय हो गई। यह सब कब हुआ, लेकिन आज भी वृंदावन जाएं तो नदी का सांवला पानी उस पूरे घटनाक्रम की याद दिला देगा। हर सुबह सूरज निकलने से पहले जब पतली गलियों से उत्साह भरी भीड़ नदी की ओर बढ़ती है तो लगता है जैसे भीड़ को चीरकर अचानक कोई सामने आएगा और बंसी की आवाज़ पर सब किसी के कदम थम जाएंगे। हर शाम सूरज ढलने से पहले जब वाटिका का माली सैलानियों को हिदायत देगा तो लगता है जैसे बस कुछ ही क्षणों में वो कहीं से आ टपकेगा और संगीत का जादू वाटिका के भरे पूरे माहौल में छा जाएगा। वृंदावन कभी कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली नहीं हुआ। अर्थात वृंदावन में आज भी कृष्ण की स्मृतियाँ शेष है। मिथकों की इस दुनिया में सवाल का जवाब तलाश करने पर एक नज़र कमजोर काया वाले उस व्यक्ति पर डाली जाए जिसे हम सालिम अली के नाम से जानते हैं। उम्र की क्षति तक पहुंचने में थोड़े ही दिन बच रहे थे।
लंबी यात्राओं की थकान ने उनके शरीर को कमज़ोर कर दिया था और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी उनकी मौत का कारण बनी। लेकिन अंतिम समय तक मौत उनकी आंखों से वह रोशनी छीनने में सफल नहीं हुई जो पक्षियों की तलाश और उनकी हिफाजत के प्रति समर्पित थी। सालिम अली की आंखों पर चढ़ी दूरबीन उनकी मौत के बाद ही उतरी थी। उन जैसा बर्ड वॉचर शायद ही कोई हुआ हो। एकांत क्षणों में सालिम अली बिना दूरबीन के देखे गए। दूर क्षितिज तक फैली जमीन और झुके आसमान को छूने वाली उनकी नजरों में कुछ कुछ वैसा ही जादू था जो प्रकृति को अपने घेरे में बांध लेता है। सालिम अली उन लोगों में से थे जो प्रकृति के प्रभाव में आने की बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कायल थे। उनके लिए प्रकृति एक तरफ हंसती खेलती रहस्य भरी दुनिया पसरी थी। यह दुनिया बड़ी मेहनत से अपने लिए बनाई थी। इसके पढ़ने में उनकी जीवन साथी तहमीना ने काफ़ी मदद पहुंचाई में थी। तहमीना स्कूल के दिनों में उनकी सहपाठी रही थी। अपने लंबे रोमांचकारी जीवन के ढेर सारे अनुभवों के मालिक सालिम अली एक दिन केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने का अनुरोध लेकर चौधरी चरण सिंह से मिले थे। वे प्रधानमंत्री थे। चौधरी साहब गांव की मिट्टी पर पड़ने वाली पानी की पहली बूंद का असर जानने वाले नेता थे। पर्यावरण के संभावित खतरों का जो चित्र सालिम अली ने उनके सामने रखा उससे उनकी आंखें नम कर दी। आज सालिम अली नहीं है, चौधरी साहब भी नहीं है। कौन बचा है जो अब सौंधी मिट्टी पर उगी फसलों के बीच एक नए भारत की नींव रखने का संकल्प लेगा? कौन बचा है जो अब हिमालय और लद्दाख की बर्फीली जमीनों पर जीने वाले पक्षियों की वकालत करेगा? सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम रखा था फॉल ऑफ ए स्पैरो। मुझे याद आ गया D.H. लॉरेंस की मौत के बाद लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अनुरोध किया कि वह अपने पति के बारे में कुछ लिखे। फ्रीडा चाहती तो ढेर सारी बातें लॉरेंस के बारे में लिख सकती थी, लेकिन उसने कहा, मेरे लिए लॉरेंस के बारे में कुछ भी लिखना असंभव सा है। मुझे महसूस होता है कि मेरी छत पर बैठने वाली गोरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है, मुझसे भी ज़्यादा जानती है। वो सचमुच इतना खुला खुला और सादा दिल आदमी था। मुमकिन है लॉरेंस मेरी रगों में, मेरी हड्डियों में समाया हो, लेकिन मेरे लिए कितना कठिन है उसके बारे में अपने अनुभवों को शब्दों का जामा पहनाना। मुझे यकीन है मेरी छत पर बैठी गोरैया इसके बारे में और हम दोनों के बारे में मुझसे ज़्यादा जानकारी रखती है। जटिल प्राणियों के लिए सालिम अली हमेशा एक पहेली बने रहेंगे। बचपन के दिनों में उनकी एयर गन से घायल होकर गिरने वाली नीले कंठ की वह गोरैया उन्हें जिंदगी भर नए नए रास्तों की ओर ले जाती रही। जिंदगी की ऊंचाइयों में उनका विश्वास एक क्षण के लिए भी नहीं डिगा। वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। जो लोग उनके भ्रमणशील स्वभाव और उनकी यायावारी से परिचित हैं, उन्हें महसूस होता है कि वो आज भी पक्षियों की सुराग में ही निकले हैं और बस अभी गले में लंबी दूरबीन लटकाए अपने खोटपूर्ण नतीजों के साथ लौट आएंगे। लेखक कहते हैं, जब तक वो नहीं लौटते क्या उन्हें गया हुआ मान लिया जाए? क्योंकि सालिम अली ने अपना संपूर्ण जीवन पक्षियों और पर्यावरण को समर्पित कर दिया। इस कारण आज भी पक्षी प्रेमी यह मानने के लिए तैयार नहीं हैं कि सालिम अली की मृत्यु हो चुकी है। उन्हें तो यही लगता है कि सालिम अली अभी गली में दूरबीन लटकाए लौट आएंगे। लेखक कहते हैं, मेरी आंखें नम हैं, सालिम अली तुम लौटोगे ना। धन्यवाद।